नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत मेरे साथ अशोक कुमार के साथ। विगत क्लास में हमने आरपीएससी सेकंड ग्रेड जिसमें मैथ के अंदर मैथ आरपीएससी सेकंड ग्रेड मैथ के सिलेबस पर चर्चा की थी और उसमें हमने 11वीं और 12वीं के जितने भी टॉपिक हैं उन सभी का हिंदी ट्रांसलेशन देखा था। आज की क्लास में हम उन सभी में 11th और 12th के जितने भी टॉपिक हैं उन सब में कितने क्वेश्चन आएंगे, इसके अलावा बीएससी के टॉपिक जिन पर कितने क्वेश्चन आएंगे उन सभी पर चर्चा करेंगे। इसके साथ ही आपके एक टॉपिक जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर सेमेस्टर संख्या, हिंदी में उसको सेमेस्टर संख्या कहते हैं, उस पर चर्चा करेंगे और काफी विस्तार से उसको पढ़ाएंगे आपको। जितने जहाँ से क्वेश्चन पूछता है आरपीएससी और वो भी पढ़ाएंगे जहाँ से आरपीएससी क्वेश्चन नहीं पूछता है। कंप्लीट आपको इस यूट्यूब चैनल पर मैथ विद अशोक सैनी पर आपको मैथ पढ़ाई जाएगी। इसके अंदर आपको 11वीं क्लास 12वीं क्लास और बीएससी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर फाइनल और इसके अलावा एक विशेष तैयारी करवा रहे हैं हम आरपीएससी सेकंड ईयर की आपको। तो जितने भी स्टूडेंट हैं जो इसको देख रहे हैं वो अधिक से अधिक इसे शेयर करें, लाइक करें और इसे सब्सक्राइब करें। पूरे राजस्थान के अंदर ये एक तरीके से फेमस हो जाना चाहिए, क्योंकि अब आपको पता है कि वैकेंसी आने वाली है। सेकंड ईयर की लगभग 10 से 12 हजार के पदों पर होगी और उसके अंदर मैथ पर काफी पोस्ट खाली है। तो मैं एक वीडियो बनाऊंगा और उसमें बताऊंगा कि कितने सब्जेक्ट के कौन से कितने पोस्ट खाली हैं। तो चलो अब चर्चा करते हैं आपके पास सिलेबस के ऊपर और इसके बाद में फिर टॉपिक स्टार्ट करेंगे, है ना। देखो, हमने पहली क्लास में भी आरपीएससी सेकंड ईयर के सिलेबस को 3 पार्टों में डिवाइड किया था। कौन कौन से 3 पार्ट? एक तो 11वीं 12वीं के, एक बीएससी टॉप लेवल का, एक टीचिंग मेथड का। ठीक है, इसमें हम बताया था कि आपको इसमें 90 क्वेश्चन आएंगे आपके पास, इसमें से आपके पास 40 क्वेश्चन मिलेंगे आपको और यहाँ से आपके पास 20 क्वेश्चन आते हैं। 90 क्वेश्चन के मतलब 180 नंबर के क्वेश्चन आएंगे आपके पास और 40 के मतलब 80 नंबर के क्वेश्चन आएंगे आपके पास और 20 क्वेश्चन मतलब 40 नंबर के क्वेश्चन किए होंगे। टोटल मिलाकर आपका पेपर कितने नंबर का होगा? 300 नंबर होगा। तो उसके अंदर ये सिलेबस इन टॉपिक के बारे में हमने पूरा कंप्लीट पिछली क्लास में देख लेता हूँ। तो जो स्टूडेंट पहले इस वीडियो देख रहे हैं, आप पहले पहली वीडियो देखिए और उसके बाद फिर दूसरी वीडियो देखना। देखो, इसमें पहला टॉपिक है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति के अंदर जो एग्जाम में क्वेश्चन मिलेंगे 5 से 6 के बीच के मिलेंगे आपको। समतल ज्योमेट्री से जितने क्वेश्चन आएंगे 4 से 5 के बीच में आएंगे। बीजगणित में से 16 क्वेश्चन आएंगे आपको। त्रिकोणमिति में से 6 से 7 क्वेश्चन आएंगे। कलन में से आपको 8 क्वेश्चन मिलेंगे। समाकलन के अंदर आपको 7 क्वेश्चन मिलेंगे। इसमें आपके 4 तो अनिश्चित में से आते हैं वैसे और 3 निश्चित में से आते हैं। निर्देशांक ज्योमेट्री के अंदर से आपको 10 क्वेश्चन मिलेंगे। सांख्यिकी में प्रायिकता में से आपको 8 क्वेश्चन मिलेंगे और सदिश में से आपको कितने क्वेश्चन मिलेंगे? 6 क्वेश्चन मिलेंगे। ये तो आपके पास 11वीं 12वीं के लेवल की कि यहाँ से कितने क्वेश्चन आएंगे आपके। उसके अलावा बीएससी लेवल में इसमें 40 क्वेश्चन, इसमें एक तो आपका है अमूर्त बीजगणित टॉपिक, कलन है, रियल एनालिसिस वास्तविक विश्लेषण है, सदिश कलन है, अवकल समीकरण, स्टैटिक्स एंड डायनामिक्स है आपके पास, एलपी का लीनियर प्रोग्रामिंग है, एन न्यूमेरिकल एनालिसिस वास्तविक विश्लेषण है, सॉरी एन एंड डीई न्यूमेरिकल एनालिसिस एंड डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब देखो आपके पास टोटल कितने क्वेश्चन है? 40 क्वेश्चन और टोटल टॉपिक कितने होता है? 8। कहने का मतलब प्रत्येक टॉपिक से लगभग 5 क्वेश्चन मान के चलो आप। 4 या 5, एक दो क्वेश्चन ऊपर नीचे हो जाते हैं, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन प्रत्येक टॉपिक से लगभग आप 5 क्वेश्चन तो मान कर चलो। देखो 5 10 15 20 25 30 35 40 है। रही बात है टीचिंग मेथड की, तो जहाँ से आप ऑफलाइन कोचिंग कर रहे हैं वहां से आप इसको पढ़ लीजिए। ठीक है, मैं आपको 11वीं 12वीं का और इसके अलावा बीएससी लेवल का ये टॉपिक मैं आपको इसी यूट्यूब चैनल पर मैथ विद अशोक सैनी पर करवाने वाला हूँ। तो चल ये आपके पास हो गया कंप्लीट सिलेबस। अब हम स्टार्ट करते हैं इसका पहला, ये अलजेब्रा बीजगणित के अंदर ये 16 नंबर के क्वेश्चन आपके और यहाँ से हम इसको स्टार्ट करने वाले कॉम्प्लेक्स नंबर। तो चलो अब देर न करते स्टार्ट करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। अब देखो सेमिस्टर संख्या, पहले देखो सेमिस्टर संख्या किसे कहते हैं, पहले तो आपको ये देखना है। फिर इसके अलावा सेमिस्टर संख्या की कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है, उसको कैसे जोड़ते हैं, घटाते हैं, गुणा करते हैं, भाग करते हैं। फिर उसके अलावा उसके गुणधर्म क्या है, हम पूरा कंप्लीट डिटेल से इसको पढ़ने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं सेमिस्टर संख्या। सेमिस्टर संख्या इंग्लिश में कहते हैं इसको कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, अब देखो सेमिस्टर संख्या से पहले आपको एक बात पता होना चाहिए, काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या क्या होती है उससे पहले पता होना चाहिए आपको काल्पनिक संख्या के बारे में, क्योंकि जो सेमिस्टर संख्या की उत्पत्ति होती है वो काल्पनिक संख्याओं से होती है ना। अब काल्पनिक संख्या क्या होती है प्रॉब्लम यहाँ पर, तो देखो
जितने भी वास्तविक संख्या आपके पास होती है उन सभी को हटा दो, तो जो भी संख्या बचेंगी आपके पास वो सारी संख्या कौन सी बचेगी, काल्पनिक संख्या बचेगी। अब देखो वास्तविक संख्या के पास, अब वास्तविक संख्या को हटाने का मतलब क्या है, जैसे मान लो एक संख्या मैंने दिया आपको अंक की -50 x बराबर, आपने इसका स्क्वायर किया तो x का बराबर -50। अब कहने के मतलब वे सभी संख्याएं जिनका वर्ग बताओ क्या हो, ऋणात्मक हो, वे सभी संख्याएं जिनका वर्ग बताओ क्या हो, ऋणात्मक हो, तो कौन सी संख्या कहलाएंगे बताओ, काल्पनिक संख्या। ठीक है, वे सभी संख्याएं जिनका वर्ग क्या होता है, ऋणात्मक हो, कौन सी संख्या कहलाएंगे तो काल्पनिक संख्या। ये वे संख्या जिनके अंडर रूट वर्गमूल के अंत किसका चिन्ह आता है, माइनस का चिन्ह आता है, वो संख्या कौन सी कहलाएंगी, काल्पनिक संख्या। देखो जैसे मैंने लिखा अंडर रूट -3, आप बताओ अंदर अंडर रूट के अंदर क्या आ रहा है, नेगेटिव साइन आ रहा है, तो कौन सी संख्या होगी, काल्पनिक संख्या। अंडर रूट -4 अंडर रूट के अंदर क्या आ रहा है, तो नेगेटिव साइन आ रहा है, इसलिए कौन सी संख्या होगी, काल्पनिक संख्या। अब देखो एक बात ध्यान से समझना, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, अंडर रूट 3 और आयोटा। अब आयोटा यहाँ पर बताओ कौन सी संख्या है, आयोटा यहाँ पर आपके पास है समिश्र संख्या बोलते हैं इस आयोटा, इस आयोटा को क्या बोलेंगे, समिश्र संख्या बोलते हैं, और आयोटा बराबर होता है आपके पास अंडर रूट के अंदर माइनस। ठीक है, अब इसको क्या लिखेंगे बताओ, 4/2 और इसको -1 बचेगा। देखो पहले इसको समझाओ, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, अंडर रूट 4 इंटू अंडर रूट के अंदर माइनस का 1, तो 4 का वर्गमूल तो पूरा पूरा कितना आ जाएगा, 2, और ये अंडर रूट -1 है, ये अंडर रूट -1 का मान होता है आयोटा, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 आयोटा, और ये आपके पास कौन सी संख्या कहलाएगी बताओ, ये आपके पास कहलाएगी समिश्र संख्या। अब देखो कहने का मतलब क्या है, जिन संख्याओं के अंदर नेगेटिव साइन आ रहा है वो तो कौन सी संख्या होगी, काल्पनिक संख्या। अगर आपने क्या किया, काल्पनिक संख्या को और वास्तविक संख्या को दोनों को ऐड कर देते हैं, जैसे मान लो आपने यहाँ पर ए संख्या प्लस आयोटा बी, ए भी यहाँ पर वास्तविक संख्या है, बी भी यहाँ पर वास्तविक संख्या है, ठीक है, लेकिन आयोटा क्या बताओ, काल्पनिक संख्या। आयोटा क्या आ गया आपके पास, अंदर नेगेटिव साइन आ रहा है अंदर के अंदर, आयोटा बराबर अंडर रूट के माइनस का, इसको एक तरीके से आप काल्पनिक संख्या भी कह सकते हैं। कहने का मतलब आपने क्या किया, अब वास्तविक संख्या को काल्पनिक संख्या के साथ में ऐड कर दिया, तो कौन सी संख्या बन गई, समिश्र संख्या। तो a प्लस आयोटा बी बताओ कौन सी संख्या हो गई आपके पास, समिश्र संख्या, इसको किससे निरूपित करते हैं, z से। ठीक है, z बराबर a प्लस आयोटा बी कौन सी संख्या होगी, समिश्र संख्या। यहाँ पर a कोमा b तो होता है कौन सी संख्या है, वास्तविक संख्या है, और आयोटा बराबर क्या होता है, अंडर रूट माइनस का 1। ठीक है, अब देखो आगे आप, अब ये बात अभी समझ में आ गई, ये कौन सी संख्या होती है, समिश्र संख्या। और वास्तविक संख्या को काल्पनिक संख्या को दोनों के साथ लिख रहे हैं, कौन सी संख्या बन जाएगी, काल्पनिक संख्या। अब देखो यहाँ से अब आगे, अब आयोटा बराबर क्या होता है कि पास अंडर रूट का माइनस का 1, आयोटा स्क्वायर करेंगे आप तो इसका मान कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। आयोटा बराबर करेंगे तो अंडर रूट -1 आएगा, आयोटा स्क्वायर का मान करेंगे कितना आएगा, -1, क्योंकि आप इसके स्क्वायर कर रहे हैं। आयोटा क्यूब का मान निकालेंगे तो इसको क्या लिखेंगे बताओ, आयोटा स्क्वायर इनटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर का मान -1, तो माइनस का आयोटा आ गया। आयोटा की पावर 4 निकालेंगे तो आयोटा स्क्वायर इनटू आयोटा स्क्वायर, यानी कि -1 इनटू -1 कितना आएगा, प्लस का 1। तो देखो यहाँ से अब मैंने आपको लिखा आयोटा की पावर 4k प्लस 1, इसको क्या लिख सकते हो, 4k प्लस, जैसे 4k प्लस n, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कहने मतलब आयोटा का मान कितना है, अंडर रूट -1, आयोटा स्क्वायर मान कितना है, -1, आयोटा क्यूब का मान करेंगे माइनस का आयोटा, आयोटा की पावर 4 निकालेंगे तो 1 आएगा। तो यहाँ पर आपके पास 4 का मल्टीपल आ जाता है, इसको देखो मैं क्या लिख सकता हूँ, आयोटा की पावर 4k डॉट आयोटा की पावर n, ये लिख सकता हूँ। कहने का 4 का मल्टीपल जहाँ पर आ जाए आपके पास, तो हमेशा उसका मान कितना होगा, 1 होगा। आयोटा की पावर जितने, अब जैसे मान लो कि आपको दिया कि आयोटा की पावर 96 का मान ज्ञात करो, तो आप इसको क्या लिखेंगे, आयोटा की पावर 4 और 4 दबा देंगे, 4 दूनी 8 और 4 चौको 16। आयोटा की पावर 4 का मान सभी जानते हैं कितना होता है, a की पावर 24 नहीं करें कितना आ जाएगा, a। ठीक, तो जहां पर क्या आपके पास आयोटा की पावर जिसे 4 का गुणज बन जाता है, तो वहां पर उसका हमेशा मान कितना होगा, 1 होगा। अब देखो आप आगे देखो, अब समिश्र संख्या को जैसे आपको कर्मित युग्म के रूप में लिखनी है, जैसे आपको दे दिया z बराबर a प्लस आयोटा b को कर्मित युग्म के रूप में लिखो, तो इसको कैसे लिखेंगे कर्मित युग्म के रूप में, इसको a b के रूप में लिखेंगे, यही आपके पास क्या कहलाएगा बताओ, इसका कर्मित युग्म कहलाएगा। ठीक है, देखो
समिश्र संख्या को कॉर्डिनेट रूप में कैसे लिखते हैं, तब a, b। अब देखो अगर आपके पास z बराबर एक समिश्र संख्या दे रखी है a प्लस आयोटा b, आपसे कोई पूछता है कि तो रियल पार्ट ऑफ z बताओ, यानी कि वास्तविक संख्या बताओ, वास्तविक भाग कौन सा होगा, तो आपके पास ये वाला है। आयोटा के पास काल्पनिक संख्या सब में ऐड हो रहा है ये, तो आपके पास जो शुरू का पार्ट है उसको क्या बोलेंगे, रियल पार्ट ऑफ z। और जो आपके पास आयोटा के साथ जो भाग आपके पास है उसको क्या बोलेंगे, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। आपसे जैसे मान लो कि एक संख्या दे दी मैंने आपको z बराबर -3 प्लस 4 आयोटा, मैं आपसे पूछता हूं बताओ रियल पार्ट ऑफ z बताओ, तो आंसर कितना आएगा -3। आपसे पूछता है बताओ इमेजिनरी पार्ट बताओ इसका, तो कितना आ जाएगा 6। ठीक है। अब देखो अगर मान लो इसी क्वेश्चन के अंदर जैसे एक समिश्र संख्या दी z बराबर a प्लस आयोटा b, अगर इसमें बताओ a का मान क्या हो जाए 0, तो z बराबर क्या बनेगा आयोटा b। तो ये संख्या आपकी क्या कहलाएगी, विशुद्ध रूप से काल्पनिक संख्या। विशुद्ध रूप से कौन सी संख्या कहलाएगी बताओ, काल्पनिक संख्या कहलाएगी। अगर मान लो इसी क्वेश्चन में b बराबर 0 होता तो z बराबर कितना बचता a, तो ये संख्या कहलाती है जबकि विशुद्ध रूप से वास्तविक संख्या कहलाती है। विशुद्ध रूप से वास्तविक संख्या कहलाती है। ठीक, तो ये तो हो गया कि समिश्र संख्या के बारे में, है ना। अब देखो अगर समिश्र संख्या को मान लो कि समुच्चय के रूप में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, देखो फिर वही प्रॉब्लम। अब देखो समिश्र संख्या को, अब जैसे मान लो कि ये समिश्र संख्या की बात दे रखी है z बराबर a प्लस आयोटा b दे रखी है, इसको समिश्र संख्या के समुच्चय को किससे बताओ, c से। तो ये हो जाएगा a प्लस आयोटा b सच दैट a, b बिलोंग्स टू r। तो ये कौन से रूप में हो गए बताओ, तो ये आपके पास हो गया समिश्र संख्या के समुच्चय के रूप में हो गया। ठीक है। देखो अब तक हमने जो पढ़ा है वो क्या पढ़ा है आपके पास, कि देखो आपके पास अगर काल्पनिक संख्या दे रखी है और वास्तविक संख्या दे रखी है, दोनों को आप ऐड कर लेते हैं तो कौन सी संख्या बनती है, समिश्र संख्या बनती है। उसके अलावा फिर हमने थोड़ी काल्पनिक संख्या के बारे में चर्चा की थी इससे पहले, वे सभी संख्याएं जिनके बताओ क्या हो, जिनका वर्ग ऋणात्मक हो, कौन सी संख्या कहलाएगी, काल्पनिक संख्या कहलाएंगी। अंडरूट -3 को मैंने लिखा था अंडरूट 3 इनटू अंडरूट -1, और ये -1 को मैं क्या बोल रहा था, आयोटा, इसका मान कितना होता है, अंडरूट का -1 होता है। फिर हमने देखा कि आयोटा का मान अंडरूट -1 होता है, आयोटा स्क्वायर मान -1 होता है। आयोटा क्यूब करेंगे इसको तो आयोटा स्क्वायर इनटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर मान -1 और माइनस को आयोटा से गुणा करें तो माइनस आयोटा। आयोटा की पावर 4 को क्या लिखेंगे, आयोटा स्क्वायर इनटू आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर मान होता है -1 और आयोटा स्क्वायर मान -1, माइनस इनको -1 से गुणा करेंगे तो प्लस का 1। अब फिर हमने एक बात चर्चा की कि आयोटा की पावर 4 4 का मल्टीपल आ जाता है तो हमेशा उसका मान कितना होता है, 1 होता है। इसके बारे में चर्चा की। फिर मैंने बताया आपके पास एक समिश्र संख्या दे रखी है z बराबर a प्लस आयोटा b, तो यहाँ पर a और b इसका क्या कहलाएंगे, a तो कहलाएगा इसका रियल पार्ट कहलाएगा और b यहाँ पर इसका क्या कहलाएगा, इमेजिनरी पार्ट कहलाएगा, यानी काल्पनिक पार्ट। यदि आपके पास रियल पार्ट 0 है तो संख्या विशुद्ध रूप से कौन सी संख्या बन जाएगी, काल्पनिक संख्या। अगर आपके पास क्या बताओ b बराबर 0 है तो संख्या कौन सी बन जाएगी, विशुद्ध रूप से वास्तविक संख्या बन जाएगी। फिर मैंने बताया आपको कि आपके पास एक समिश्र संख्या को अगर समुच्चय के रूप में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, c बराबर a प्लस आयोटा b, यहाँ पर a b बिलोंग्स टू r। यहाँ तक हमने चर्चा की है ना। देखो जैसे मान लो कि एक समिश्र संख्या को पास दे रखी है z बराबर a प्लस आयोटा b, एक समिश्र संख्या मैंने दे दी z बराबर a प्लस आयोटा b और इसको मैंने किसके बराबर दे दिया, 0 के बराबर, और मैंने आपसे पूछ लिया a और b के मान ज्ञात करो। ठीक, एक हमारे पास समिश्र संख्या दे रखी है a प्लस आयोटा b बराबर 0 और आपसे a और b के मान पूछ रहा है। तो देखो इसको करने के दो तरीके हैं, कौन कौन से दो तरीके वो देखो। जैसे मान लो मैं इसका पक्षांतर करता हूं a बराबर माइनस का आयोटा b, दोनों पक्षों को मैं स्क्वायर करूंगा, a स्क्वायर बराबर माइनस का आयोटा b का होल स्क्वायर, तो यहां से a स्क्वायर बराबर माइनस आयोटा का स्क्वायर और ये b स्क्वायर, माइनस आयोटा स्क्वायर वन कितना होगा, माइनस का 1, ये कितना हो जाएगा माइनस का b स्क्वायर, a स्क्वायर बराबर a स्क्वायर, इसको इधर लेके आएंगे प्लस b स्क्वायर बराबर 0। यहां से देखो दो संख्या का वर्ग 0 के बराबर है, आपके पास a स्क्वायर तो b स्क्वायर दे रखा है और दोनों संख्या का वर्ग 0 के बराबर है। तो ये कंडीशन कब पॉसिबल है, जब दोनों संख्या बताओ क्या हो 0, यानी कि a बराबर क्या हो 0 और b बराबर बताओ क्या हो 0, तो ये तभी पॉसिबल होगा। अब देखो ये तो आपके पास तरीका होगा इसको डिटेल से करने का। अगर मान लो डायरेक्ट करना है आपको तो बताओ, अब आपके पास आपसे a और b का मान तो पूछा, इसको बताओ मैं a प्लस आयोटा b को क्या लिख सकता हूँ, 0 प्लस आयोटा 0,
जब आप इसकी वास्तविक और काल्पनिक भागों की यहाँ से तुलना करते हैं तो तब a बराबर कितना आएगा 0 और b बराबर कितना आएगा 0। तो यहाँ से एक ही निष्कर्ष निकलता है, यदि कोई समिश्र संख्या 0 के बराबर है तो उसके वास्तविक और काल्पनिक भाग दोनों किसके बराबर होते हैं, 0 के बराबर होते हैं। अब देखो, जैसे मान लो कि मैंने आपसे दूसरा एग्जांपल देखो, जैसे मान लो कि मैंने आपको दिया a प्लस आयोटा b बराबर c प्लस आयोटा d, ठीक है। तो दो समिश्र संख्या बराबर है यहाँ पर, ये देखो आप, ठीक। तो देखो यहाँ से जब दो समिश्र संख्या क्या बताओ आपस में बराबर है, ये भी ऐसे करेंगे। अब देखो यहाँ से आप जब दो समिश्र संख्या किसके आपस में बताओ क्या हो, बराबर, तो यहाँ से एक निष्कर्ष आपको ये निकालना है कि जब दो समिश्र संख्या बराबर हो कब होती है। जैसे मान लो एक एग्जांपल दे दिया मैंने आपको, x प्लस आयोटा y बराबर 4 प्लस आयोटा 3 दे दिया, मान लो 3 आयोटा, और मैं आपसे पूछता हूँ कि x और y के मान निकालो, तब आपको कुछ नहीं करना होता है। यहाँ पे दोनों के वास्तविक और काल्पनिक भागों के आप कंपेयर करेंगे तो बताओ x के संगत यहाँ पर कितना है 4, x बराबर 4, y बराबर कितना हो जाएगा 3, ठीक। तो कहने का मतलब क्या हुआ, जब दो समिश्र संख्या बराबर हैं तो उनके वास्तविक और काल्पनिक भाग दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। देखो अब इसी चीज को हम डिटेल से समझेंगे कैसे होते हैं बराबर। देखो इसको आप इधर लेके आएंगे a प्लस आयोटा b माइनस का c माइनस का आयोटा d बराबर 0, a और c को एक साथ लिख लो a माइनस c, आयोटा b और आयोटा d को एक साथ लिखो आयोटा b माइनस d बराबर 0। अब फिर से देखो वो वाला पार्ट बन गए, तो a माइनस c प्लस आयोटा b माइनस d बराबर 0 प्लस आयोटा 0। फिर से कंपेयर करो तो a माइनस c बराबर 0, इसका मतलब a बराबर कितना आएगा c, b माइनस d बराबर 0, इसका मतलब कितना आएगा b बराबर d, ठीक है। अब देखो जैसे मान लो कि आपके पास दो समिश्र संख्या दे रखी है ना, तो उनको जोड़ना कैसे है, फिर उन पर कौन कौन सी प्रॉपर्टी, जैसे क्रम विनिमय नियम देखेंगे, साचर्य नियम देखेंगे, तत्समय देखेंगे, प्रतिलोम देखेंगे, वो सब के ऊपर चर्चा करेंगे अपन। तो जैसे मान लो कि आपके पास दो समिश्र संख्या दे रखी है, जैसे आपके पास दे दिए z1 बराबर a प्लस आयोटा b दे दी, और ये दे दिए z2 बराबर c प्लस आयोटा d दे दी, ठीक है। अब देखो दोनों को आपको जोड़ना है, तो z1 प्लस z2 बराबर करेंगे तो a प्लस आयोटा b प्लस c प्लस आयोटा d, ठीक। अब देखो a को c के साथ में लिख लेंगे प्लस आयोटा b प्लस आयोटा d, तो ये हो जाएगा a प्लस c, दोनों में से आयोटा कॉमन निकालेंगे, कितना आ जाएगा b प्लस d। तो कहने का मतलब जब आपको दोनों संख्या जोड़नी है तो वास्तविक भाग में तो वास्तविक को जोड़ देंगे और काल्पनिक भाग में किसको जोड़ देंगे, काल्पनिक को जोड़ देंगे, ठीक है। अब देखो आप देखो, अब थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि आपके पास दो समिश्र संख्या दे रखी हैं तो उनको जोड़ते कैसे। देखो जैसे मान लो कि मैंने आपको एक समिश्र संख्या दी z बराबर 2 प्लस आयोटा 3 दे दी, 3 आयोटा ना, और z1 और z2 दे दी मैंने आपको माइनस का 3 प्लस का 4 आयोटा दे दी। मैं आपसे पूछता हूँ कि z1 प्लस z2 का मान बताओ, तो कैसे करते हैं आप, वास्तविक भाग को वास्तविक भाग में जोड़ेंगे और काल्पनिक भाग को काल्पनिक भाग में जोड़ेंगे। तो 2 माइनस 3 प्लस दोनों में से आयोटा कॉमन आ जाएगा 3 प्लस 4, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 माइनस 3 करेंगे माइनस का 1 प्लस का 4 और 3 7 आएगा। अब देखो आप इस चीज को देखो, समिश्र संख्या की समुच्चय में योग संख्या के गुण लगाओ। पहला नियम के पास संवर्तन नियम, संवर्तन नियम क्या कहता है, अगर z1 और z2 वास्तविक संख्या सॉरी काल्पनिक संख्या के समुच्चय c में से कोई दो संख्याएं हैं, z1 और z2 आपके पास क्या है, काल्पनिक संख्या के समुच्चय में से कुछ दो संख्या दे रखी हैं, तो उनका योग भी z1 प्लस z2 किसमें बिलोंग करेगा बताओ, c में, यानी कि c में से हमने दो संख्या ले ली z1 और z2, दोनों c में से, तो उनका योग भी होता किसमें होगा, एग्जिस्ट होगा, विद्यमान होगा, c में विद्यमान होगा। ये एक बात संवर्तन है। दूसरा क्रम विनिमय नियम क्या कहता है, आप चाहे z1 प्लस z2 करो चाहे आप z2 प्लस z1 करो, दोनों में से क्या आएंगे, बराबर आएंगे। तीसरा नियम साचर्य नियम क्या कहते हैं, कि आपके पास तीन संख्या दे रखे हैं z1 z2 z3 किसमें, तो c में दे रखी है ना, z1 z2 z3, तो आपने क्या किया, पहले z2 और z3 को जोड़ दिया, फिर उसमें आप किसको जोड़ रहे हैं, z1 को जोड़ रहे हैं, ठीक है। इसमें क्या किया आपने, पहले आपने z1 z2 को जोड़ दिया, फिर आप इसमें जोड़ रहे हैं z3 जोड़ रहे हैं, तो वो में से क्या आएंगे, तो बराबर आएंगे। चौथा नियम है योग तत्सम। देखो तत्सम होता क्या है, देखो पहले आप इसको समझो एक बार, मैं यहाँ पर लेता हूँ इसको, देखो देखो यहाँ पर
आपको एक ऐसा यहाँ पर स्टार मतलब होगा संक्रिया, ठीक है, संक्रिया मतलब प्लस माइनस ये। अगला नियम के पास योजित तस्तमक। तस्तमक का मतलब क्या होता है कि आपके पास एक संख्या दे रखी है, जैसे मान लो मैंने दिया आपको 3 + 4 आइटा, आप इसमें क्या जोड़े कि आपको वापस वही प्राप्त हो जाए, तो आपका आंसर क्या होगा, 0 जोड़ दे इसमें। वही बात मैं आपको यह समझा रहा हूँ कि योग तस्मा पूछता है तो इसका मतलब क्या होगा, आप इसमें क्या जोड़ेंगे कि आपको वापस क्या प्राप्त हो जाए, वही संख्या प्राप्त हो जाए, तो कौन सा आ जाएगा, तो 0। तो कहने वाला 0 जो आपके पास अवयव है वो योज्य संख्या के लिए किसका काम करता है, तत्सम का काम करता है। प्रतिलोम का मतलब क्या होगा कि आप z में क्या जोड़ेंगे कि आपको क्या मिल जाए, बताओ, इसका तत्सम मिल जाए, और तत्सम क्या होता है 0। तो z में क्या जोड़ेंगे कि आपके पास 0 प्राप्त हो जाए, तो आप कहेंगे -z जोड़ दो इसमें, तो आपके पास -z किसका काम करेगा, योज्य प्रतिलोम का काम करेगा। निरसन नियम क्या कहता है आपके पास, जैसे z1 + z3 किसके बराबर है, z2 + z3 के बराबर है, तो इसका मतलब क्या होगा, z1 किसके बराबर हो जाएगा, z2 के बराबर। यदि आपके पास z3 + z1 किसके बराबर है, z3 + z2 के बराबर है, तो z1 किसके बराबर हो जाएगा, z2 के बराबर। फॉर इच z1 z2 z3 बिलोंग्स टू c के लिए, ठीक। तो ये तो हो गया आपके पास योग संख्या के लिए। अगर मान लो आपको घटाना, जैसे दो समिश्र संख्या दे रखी है, तो घटाते कैसे हैं, चलो हम उसके ऊपर भी चर्चा कर लेते हैं अभी। अब देखो, अभी तक हमने किस पर चर्चा की है, योग पर। अब हम सीखते हैं कि दो समिश्र संख्या को घटाते कैसे हैं। देखो, जैसे मान लो कि मैंने आपको दिया z1 बराबर दे दिए जैसे a + आइटा, ठीक है, ये फिर, और z2 बराबर दे दिए c + आइटा, और मैं आपसे पूछता हूं तो z1 - z2 का मान ज्ञात करो, तो कैसे करेंगे, z1 - z2 बराबर z1 का मान तो कितना है, a + आइटा माइनस z2 का मान कितना, c + आइटा d, ब्रैकेट में, तो ये हो जाएगा a + आइटा b माइनस c माइनस प्लस माइनस आइटा d। अब देखो a को c में से घटाएंगे कितना आएगा, a - c आ जाएगा, प्लस आइटा b माइनस आइटा d करेंगे तो आइटा कॉमन ले लिया आपने, कितना आएगा, तो b - d, ऐसे घटाते हैं ना। कहने मतलब यहाँ पर भी एक चीज आपको फॉलो करनी है, क्या, वास्तविक भाग में से वास्तविक भाग को घटाएंगे और काल्पनिक भाग में से काल्पनिक भाग को घटाएंगे। जैसे मान लो कि मैंने आपको दिया z1 बराबर 3 + 4 आइटा दे दिया, और z2 का मान दे दिया मैंने 5 + 7 आइटा दे दिया, और मैं आपसे पूछता हूँ कि z - z2 का मान ज्ञात करो, तो बहुत सिंपल सा तरीका आपके पास, z - z2 बराबर 3 + 4 आइटा माइनस 5 + 7 आइटा, तो ये हो जाएगा 3 + 4 आइटा माइनस 5 माइनस प्लस क्या आएगा, -7 आइटा, 3 - 5 करेंगे -2 प्लस 4 आइटा 7 आइटा, आइटा कॉमन ले लिए 4 - 7, तो -2, 4 - 7 करें तो -3, तो -3, ठीक। अब देखो, अब गुणा करना हो मान लो आपको, जैसे मान लो इसी एग्जांपल दे लो, अब मान लो आपके पास z1 और z2, मैं आपसे पूछता हूं तो z1 - z2 का मान ज्ञात करो। घटाना आपने सीख लिया, जोड़ना सीख लिया, गुणा कैसे करते हैं। जैसे मान लो इसी क्वेश्चन में पूछा आपसे z1 z2 का मान निकालो, तो कैसे करेंगे, z का मान होता है कितना, a + आइटा b, z2 का मान कितना होता है, c + आइटा d, दोनों को जोड़ दो, a को आप किस गुणा कर दो, सॉरी है ना, a को आप किससे गुणा करेंगे, c से, तो कितना आएगा ac, a को आप करेंगे आइटा d से गुणा, तो आइटा ad प्लस इसको गुणा करेंगे इससे आइटा, और b को गुणा करेंगे c से, तो bc, आइटा को आइटा से गुणा करेंगे तो आइटा स्क्वायर, और b को b से करेंगे कितना आएगा, bd आ जाएगा, ये हो जाएगा ac प्लस आइटा ad प्लस आइटा bc, आइटा स्क्वायर मान कितना होता है, -1 को आप प्लस से गुणा करेंगे माइनस, और कितना आ जाएगा bd, ac माइनस bd, इसको एक साथ लिख लो, दोनों से कॉमन क्या आएगा, आइटा कॉमन आ जाएगा, तो ये हो जाएगा ad प्लस bc, ये गुणा करना है, ठीक है। जैसे अब आप इसी एग्जांपल को देख लो, z1 का मान कितना है, 3 + 4 आइटा, z2 का कितना है, 5 + 7 आइटा, तो z1 z2 निकालो यहाँ से, तो ये हो जाएगा 3 + 4 आइटा और 5 + 7 आइटा, 3 को गुणा करेंगे 5 से 15, 3 को गुणा करेंगे 7 से, तो 7 से 21 आइटा, 4 को 5 से करेंगे तो 20 आइटा, और 7 को 4 से करेंगे तो 28, और आइटा को आइटा से करेंगे तो आइटा स्क्वायर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा तो 15 + 21 आइटा और 20 आइटा, 20 और 21 कितना हो जाएगा, 41 आइटा,
और आयोटा स्क्वायर वैल्यू -1 तो -28। 15 - 28 करेंगे कितना आ जाएगा, 8 में से 5 घटाएंगे 3 और 2 में से घटाएंगे तो 1, कितना माइनस का 13 प्लस का 41 आयोटा, ये गुणा करना होगा। ठीक है, बिल्कुल आसान काम है। अब देखो, अब आपने घटाना आपने सीख लिया, अब आपने गुणा करना सीख लिया। अब गुणन संक्रिया के कौन कौन से गुणधर्म है, जैसे हमने योग संक्रिया में देखे थे वैसे किसमें देखेंगे, गुणन संक्रिया में। तो देखो एक बार से गुणधर्म देख लेते हैं। देखो अब इसके गुणधर्म के, गुणन संक्रिया के गुणधर्म कौन कौन से हैं। आपके पास मान लो कि Z1 और Z2 इसमें तो समिश्र संख्या के C में से वो दो संख्याएं हैं, तो उनका गुणन भी बताओ किसमें होगा, समिश्र संख्या के समुच्चय C में होगा। आपके पास मान लो अब देखो यहाँ से अगला गुणधर्म है क्रम विनिमय में। क्रम विनिमय मतलब क्या होता है, आप Z1 को Z2 से गुणा करो या फिर Z2 को Z1 से गुणा करो, दोनों में से कैसे आएंगे तो बराबर आएंगे। अगला नियम है साचर्य नियम। साचर्य नियम क्या कहता है, जैसे आपके पास तीन संकेत रखे हैं Z1 Z2 Z3, Z1 Z2 Z3 belongs to C। तो देखो यहाँ से आपने पहले क्या किया, Z2 को आपने Z3 से गुणा कर दिया, फिर उसको आप किससे गुणा कर रहे हैं, Z1 से गुणा कर रहे हैं। ये किसके बराबर आएगा, पहले आपने Z1 को Z3 से गुणा किया, फिर आपने उसको किससे गुणा, Z1 को Z2 से गुणा किया, फिर आपने उसको किससे गुणा कर दिया, Z3 से गुणा कर दिया। गुणनफल संबंध क्या होता है, अब Z को किससे गुणा करें कि वापस आपके पास Z प्राप्त हो जाए। तो आपने क्या किया, Z को किससे गुणा करें मतलब 1 से, Z को 1 से गुणा किया किसके बराबर आ जाएगा, Z के बराबर। अब देखो निरसन नियम क्या कहता है, जैसे Z1 Z3 का गुणनफल किसके बराबर है, Z2 Z3 के बराबर है। तो इसका मतलब क्या आएगा, तो Z1 किसके बराबर आएगा, Z2 के बराबर आएगा। Z3 डॉट Z1 बराबर क्या है, Z3 Z2 है। तो इसका मतलब क्या होगा, Z1 किसके बराबर होगा, Z2 के बराबर होगा। बंटन गुणनफल मतलब क्या है, जैसे आपके पास तीन दे रखे हैं Z1 Z2 Z3 दे रखे हैं, Z2 को Z3 से जोड़ रहे हैं तो इसको किससे गुणा कर रहे हैं, Z1 से गुणा कर रहे हैं। तो Z1 Z2 प्लस Z1 Z3 के बराबर आ जाएगा। Z2 प्लस Z3 को किससे गुणा कर रहे हैं, Z1 से, तो इसको ये दोनों गुणा हो जाएंगे ना, Z2 किससे गुणा हो जाएगा, Z1 से, और Z3 किससे गुणा हो जाएगा, Z1 से। तो ये तो हो गए गुणन संख्या के गुणधर्म हो गए। अब देखते हैं कि दो समिश्र संख्या को भाग कैसे करते हैं, फिर उसके बाद में संयुग्मी संख्या क्या होती है, फिर उसके प्रॉपर्टी देखेंगे। ठीक है, देखो नेक्स्ट आपके पास है समिश्र संख्या के समुच्चय में भाग संक्रिया। देखो भाग संक्रिया कैसे करते हैं, जैसे मान लो ऐसे एग्जांपल दिए मैंने आपको कि 2, जैसे मान लो कि a प्लस आयोटा b को भाग करना है आपको c प्लस आयोटा d। तो देखो आप ये मत करना कि आप c को भाग इसमें दे दो ना, ऐसे नहीं करना है। क्या करना है, इसका नीचे जो संख्या दे रखी है उसका विपरीत चिन्ह से ऊपर नीचे गुणा कर दो। अब a प्लस आयोटा b को किससे गुणा करेंगे, तो c माइनस आयोटा d से, बटा c प्लस आयोटा d, c माइनस आयोटा d। a को c से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, ac आ जाएगा, माइनस a को आप d से गुणा करेंगे तो आयोटा ad आ जाएगा, आयोटा b को c से गुणा करो तो प्लस का आयोटा bc आ जाएगा, आयोटा b को आप इससे गुणा करेंगे माइनस का आ जाएगा, आयोटा आयोटा से गुणा होता आयोटा स्क्वायर आ जाएगा, और b किससे गुणा होगा, d से। नीचे आपके पास ये फॉर्म देखो c प्लस आयोटा d c माइनस आयोटा d, इसको a इसको b, a प्लस b a माइनस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर माइनस आयोटा d का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा ac माइनस आयोटा ad प्लस आयोटा bc, आयोटा स्क्वायर वैल्यू -1 माइनस माइनस प्लस कितना आ जाएगा बताओ, d। ठीक है, सॉरी आयोटा d बटा c स्क्वायर माइनस, यहाँ से आयोटा स्क्वायर मान निकालेंगे कितना आएगा, माइनस का, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस और d स्क्वायर। अब देखो इसको कैसे लिख सकते हैं, दोनों के साथ लिख लो, प्लस आयोटा कॉमन ले लिया, bc प्लस ad बटा कितना आएगा, तो c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर आ जाएगा। इसको इसके साथ में लिख लो एक बार, ac प्लस bd बटा c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर प्लस bc प्लस ad बटा c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर आयोटा, यहाँ सॉरी यहाँ पर थोड़ी सी गलती कर दी, माइनस आएगा। तो आज की क्लास में हमने समिश्र संख्या को जोड़ते कैसे हैं, उनकी प्रॉपर्टी कौन कौन सी होती हैं, गुणा
घटाते कैसे हैं, गुणा कैसे करते हैं, गुणन के गुणधर्म देखे थे, और इसके अलावा भाग संख्या के बारे में अध्ययन किया। अगली क्लास में हम समिश्र संख्या की स्वयंभी क्या होते हैं, स्वयंभी की प्रॉपर्टी कौन कौन सी हैं, उन सभी के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफी है। तो जो भी स्टूडेंट हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं वो आप इसे अधिक से अधिक शेयर करें। यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और जो भी सेकंड ग्रेड की जितने भी तैयारी कर रहे हैं, देखो 10-12 हज़ार की समथिंग पोस्ट आने वाली है, तो इसकी तैयारी आपको अभी से स्टार्ट करनी होगी। तो जितने भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं वे इसे पूरे राजस्थान के अंदर शेयर करें इसे अधिक से अधिक, है ना, ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंटों को फायदा पहुंच सके। और अपने इस यूट्यूब चैनल पर कंप्लीट मैथ पढ़ाएंगे आपको ना, चाहे वो 11वीं को, 12वीं को, या फिर बीएससी की हो, चाहे कंपटीशन ये सेकंड ग्रेड है टीचर से संबंधित। तो पहले हम टीचर का कंप्लीट सिलेबस पढ़ाएंगे, फिर इसके बाद में और टॉपिक लेंगे, या फिर बीच बीच में ले लिया करेंगे, ऐसे है ना। बस थैंक यू, आज के लिए इतना ही।